हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2070 एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि MG2SiO4 बिलोंग टू द क्लास ऑफ। तो सबसे पहले ये पूछा है, देखिए कि आपको किस क्लास से ये बिलोंग करता है। तो देखिए, जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिया हो तो उसको तुरंत आप किस में कन्वर्ट कर लो, पहले चार्ज देख लो, सिलिकॉन पे कितने चार्ज हैं। तो जानते हैं हम सब कि Mg के पास कितना होता है, +2 होता है। तो SiO4 इसका मतलब इसके ऊपर 4 माइनस चार्ज है, तभी ये यहाँ पर देखिए +2 इसके -2 से न्यूट्रलाइज होगा और -2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि SiO4 4 माइनस चार्ज है। तो ये कौन सा सिलिकेट है, इसको बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है ऑर्थोसिलिकेट का। और एक मैं जनरल फार्मूला आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर इस टाइप के सिलिकेट में से कुछ भी पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो जनरल फार्मूला देखो ये है कि SiO4 माइनस एक्स। ठीक है, ये चार्ज कैसे निकालोगे, 4 माइनस 2 इंटू एक्स। ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर n होगा। ठीक है, जहाँ पर x की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगी 0 से और लेस देन होगी 2 से। ठीक है, तो अब देखो जब x की वैल्यू 0 है तो ये होगा ऑर्थोसिलिकेट। ठीक है, ऑर्थोसिलिकेट। और जब x की वैल्यू 1 होगा तो ये होगा मेटासिलिकेट। ठीक है, मेटासिलिकेट। और अगर x की वैल्यू आपका 0.5 और n की वैल्यू 2 है तो इसको बोलते हैं हम पायरोसिलिकेट। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिए। तो डिफरेंट केस क्या क्या है। अब देखिए, अगर आपको चैन और रिंग मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा स्ट्रक्चर, आपका मेटासिलिकेट होता है। ठीक है, मतलब SiO3 2 माइनस अगर है और इसके आपके मान लीजिए पॉलीमर बना रहा है ये, तो ये जो बनाएगा स्ट्रक्चर इसका होगा चेन स्ट्रक्चर या रिंग बनाएगा। ठीक है, चेन या रिंग बनाएगा। और दूसरा एक होता है डबल चैन, तो वो होता है Si2O5 2 माइनस होल n। तो ये बनाता है आपका डबल चैन। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ, ये डबल चैन। ठीक, तो ये होगा। उसके बाद थर्ड आपका आता है क्या, सीट टाइप। अगर सीट टाइप का स्ट्रक्चर आपको पूछा जाए तो वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा Si2O5 2 माइनस और इसका 2 माइनस होगा और n होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर भी है डबल चैन। डबल चैन भी सीट की तरह फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके और इसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम हो सकते हैं, या तो ये डबल चैन हो सकता है या सीट हो सकता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन किस में हाईएस्ट होगा। तो देखिए, अगर कोई अनहाइब्रिडाइज्ड एटम है, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके हाइब्रिडाइजेशन के कंपेयर में ज़्यादा होगा। जैसे अगर आप देखो तो ये पूछ रहा है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp और sp2 sp3। तो एक चीज़ आप जान लो कि जब sp होगा तो यहाँ 50% s कैरेक्टर होगा और 50% p कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों में, मतलब sp2 और sp3 में sp की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन ग्राउंड स्टेट जो कार्बन है इसमें कोई दूसरा एटम का ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, मिक्सिंग नहीं हुआ है, तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O। तो देखिए C3H6O इसका मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बोल रहा है। तो एक तो आपका ये पॉसिबल हो सकता है, राइट, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 तो 4 और यहाँ पर एक CH3 लगाना होगा। ठीक है, तो 1 2 3 3 कार्बन हो गया और 3 और एक 4 4 2 6 हाइड्रोजन हो गया, एक ये हो गया। दूसरा आपका ये हो सकता है कि यहाँ पर OH हो,
ये हो सकता है। और एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल हो सकता है वो, तो ये आपका हो जाएगा इसमें, मतलब 4 मेंबर्ड रिंग और इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस टाइप से टोटल जो है 3 आइसोमर्स इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द ग्रुप 15 ऑफ ट्राईहाइड्राइड। तो आप सब जानते हैं कि बेसिसिटी क्या होगा, कि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि मेटल का जो प्रोटॉन मेटल नहीं, जो एलिमेंट है उसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो ऊपर ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और नीचे कम है, तो नीचे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर बेसिसिटी की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, मतलब NH3 ज़्यादा होगा, ES3 एंड देन ASH3। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा बेसिसिटी का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड रिपोर्टेड एज। तो आप सब जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं बता दूं आप सब कि प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, जिनान प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड वाज द फर्स्ट कंपाउंड विच वाज रिपोर्टेड इन द नोबल गैस, ठीक है। तो ये पहला कंपाउंड है जो कि सबसे पहले रिपोर्ट किया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि du/dv एट कांस्टेंट t फॉर एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया भाई, तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वॉल्यूम के साथ वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फॉलोइंग कंपाउंड का क्या होगा एसिडिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि सब में कॉमन क्या है। COH ग्रुप कॉमन दिख रहा है आपको, तो ये कॉमन ले लो। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि इसके अलावा क्या क्या है। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, लेकिन इसके साथ मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले ये जान लो कि एसिडिटी मतलब होता है कि कौन मॉलिक्यूल कितना इजीली H+ दे करके स्टेबल हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतने ज़्यादा H+ डोनेट करने की टेंडेंसी होगी उसकी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये है कार्बन कार्बन, तो यहाँ पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। sp मतलब इसका जो 50% कैरेक्टर है वो S कैरेक्टर है। दैट मीन्स कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है कंपेयर टू इस कार्बन की, ठीक है। तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और जाएंगे, और इस तरह से आप समझो कि इलेक्ट्रॉन जब इधर विड्रॉ होगा तो ये H+ इजीली ब्रेक करेगा। तो फोर्थ की जो मतलब मॉलिक्यूल है इसका जो एसिडिटी कैरेक्टर है ये सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद थर्ड होगा, देन आपका फर्स्ट होगा, और सबसे कम जो है मतलब फर्स्ट वाले का होगा ये होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और अगर ये डोनेट करेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन को रिमूव करना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसका देखो आप फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा आई थिंक, क्योंकि फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट यही ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 20 ml सैंपल ऑफ 0.3 m HCl is treated with 0.15 m NaOH. What is the pH of the solution after इतने ml of NaOH is added to the acid? तो सबसे पहले इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो क्या करना है कि नंबर ऑफ मिलीमोल निकालना है कि कितना एसिड का यूज हो रहा है और कितना बेस का यूज हो रहा है। उन दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे तभी हमें इक्विवेलेंट पॉइंट मिलेगा। उतना कैंसिल करके जो बच रहा है उसकी एसिडिटी निकाल लो। तो देखो 20 ml ये 0.3 मोलर, तो ये कितना होगा 20 × 0.3, तो ये होगा 6 मिलीमोलर, ठीक है, 6 मिलीमोलर। इसके बाद बेस का निकाल लो 0.15 इंटू कितना होगा 40.3, तो ये अराउंड आएगा आपका 6.045 के आसपास मिलीमोलर, ठीक है। अब देखो एसिड का बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन होगा क्योंकि दोनों ही स्ट्रांग हैं, तो 6 मिलीमोल से कैंसिल हो जाएगा। जो बेस का बचेगा सोल्यूशन वो बचेगा 0.045 मिलीमोल, ठीक है, इतना बचेगा।
अब मिलीमोल मतलब इसका कितना हो जाएगा, अगर ये 10⁻³ मोल हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है कि 0.045 में ये मोल बचेगा इंटू 10⁻³ है। तो ये अब देखो ये तो हो गया आपका मोल। अब वॉल्यूम कितना है, तो देखो 30 आपने 20 ml यहाँ से लिया और 40 यहाँ से लिया 40.3, तो टोटल हो गया 60.3। तो टोटल वॉल्यूम हो गया आपका 60.3 ml। तो ml को आप लीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1000 से आप डिवाइड कर दोगे तो 0.063 आ जाएगा और ये हो जाएगा लीटर, तो मोल पर लीटर। उसके बाद आप इसका जो है सिंपल जो है POH आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो है ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा आपका, तो वहाँ से आप POH निकाल लीजिए लॉग लेकर के। देन आप उसको pH निकालने के लिए क्या करते हो, 14 माइनस POH करते हो ना, तो वो कर दोगे आप, तो ये फाइनली आंसर आपका 10.87 आएगा। एक बार करके आप जरूर देखिएगा इसको, मेरा आंसर ये आ रहा है, आप एक बार आंसर निकाल करके मुझे कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ हेक्सोनोइक एसिड टू हेक्सेन 1 ऑल। तो सबसे पहले देखो एसिड को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, ठीक है। तो बेस्ट रिएजेंट क्या होगा कि जो एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे, इसका मतलब हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। तो NaBH4 वीक रिड्यूसिंग है, लिथियम बोरोहाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, कैल्शियम हाइड्राइड वीक है। तो सेलेक्टिव जो रिडक्शन करता है एसिड का वो यही है BH3 या आपका होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। LiAlH4 अगर होता तो वो रिड्यूस कर देता, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल सेलेक्टिव रिडक्शन करेगा। तो BH3 और THF याद रखिएगा, कोई भी एसिड है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो भी कर देगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शेप ऑफ NO3 माइनस। ये आप सब जानते हो कि NO3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है और एक नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू देता है, और जो तीसरा बॉन्ड है मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बाइंड करता है। तो ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 120 बॉन्ड एंगल। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, ये तो क्लियर ही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट टू कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो यहाँ से अल्कोहल से कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, ऐसा कौन सा रिएजेंट लें इन चारों में से कि जो सिर्फ मतलब एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करे। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एसिड तक पहुंच जाएगा। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ये भी एसिड तक पहुंच जाएगा। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ये भी एसिड पहुंच जाएगा। तो सिर्फ आपका सेलेक्टिव जो है ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल से एल्डिहाइड में, वो होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जो कि अल्कोहल को एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करता है, ठीक है। एसिड में नहीं करेगा, ये एसिड में नहीं करेगा, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पीसीज हैविंग द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ अमंग द फॉलोइंग। तो बॉन्ड लेंथ किसका कम होगा, तो इसको निकालने के लिए आपको देखना होगा बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन में कि 14 और 15, 16, 17, और इधर आप नोट कर लो 14 के बाद मतलब आपका 13, इधर 12, इधर 11, इधर 10, ऐसे करके आप देखो मतलब इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ 8 और 7 15 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 8, 7, 15 में से एक गया, 14 हो गया। यहाँ देखो 8, 7, 15, 15 1 16 हो गया। यहाँ देखो 8, 7, 15, 15 में से 2 गया, कितना हो गया 13। अब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, इसी का है। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब यहाँ पे 3 है, तो इसका सबसे बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड, ठीक है। तो वीक एसिड का एक्वस सोल्यूशन का आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, सिंपल जो है कोई भी वीक एसिड हो सकता है आपके पास, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे H प्लस आप A माइनस निकाल सकते हो।
तो यहाँ से अगर हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए लिखें तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H इंटू ए होगा, राइट। अब देखो, अगर इनिशियल इसका कंसंट्रेशन में मान लो C है तो एट दैट टाइम इन दोनों का कंसंट्रेशन 0 0 होगा, और इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, मान लो इसका C अल्फा डिसोसिएट हुआ, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो इसका भी C अल्फा डिसोसिएट होगा, और ये कितना बचेगा C माइनस सी इंटू अल्फा, राइट। अब के ए की जगह अगर हम लिखेंगे अल्फा के टर्म में तो वो क्या हो जाएगा, C अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा, राइट, ये होगा। अब देखो यहाँ पे C से कैंसिल हुआ तो C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा होगा, और सिंस ये वेरी वीक एसिड है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम अल्फा की वैल्यू को निग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में। तो अगर हम देखेंगे तो के ए अपॉन में C इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मिलेगा, तो अल्फा बराबर अंडर रूट के ए बाई सी मिला। अब देखो हमको के ए चाहिए और C चाहिए, C किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये H प्लस का, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से निकाल सकते हो के ए, देखो अब पी के ए की वैल्यू 4.74 है, पी एच की वैल्यू 4.74 है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो के ए की वैल्यू आपका वो जो भी आएगा वही वैल्यू सी का भी आएगा, क्योंकि सी बराबर मीन्स अगर देखा जाए तो एच प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू अल्फा, यही होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि फॉर्मेल्डिहाइड भी बनाना है, एसीटोन भी बनाना है, और ये कीटो एल्डिहाइड, मतलब कीटो एल्डिहाइड ये लिवोलोनल्डिहाइड मतलब होता है ना कि जैसे एल्डिहाइड है कहीं पे CHO और उससे 4th पोजीशन पे जो है कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका कीटो एल्डिहाइड। अब देखिए कि आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो हमारा एल्कीन होना चाहिए आप जानते हो कि वो टर्मिनल होना चाहिए, अगर टर्मिनल नहीं होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड बन नहीं सकता है। तो अब यहाँ देखो 2 और 5 डाइन है, तो ये तो होगा नहीं, टर्मिनल है नहीं। 1 5 डाइन यहाँ पर 1 है, हो सकता है। 1 6 डाइन यहाँ हो सकता है। 2 4 डाइन इसमें तो होगा नहीं, तो बचा आपका ये और ये ऑप्शन। अब देखो कीटोन भी बनाना है, और तो ये आप पहले इसको देखो, तो 1 6 डाइन ना, तो 2 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या कह रहा है कि 1 और 6 पे डाइन है, तो 1 और 6 पे डाइन है, 6 पे आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, एक मिथाइल यहाँ है, अभी मैं बैलेंस ही नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही दिखा रहा हूँ। और दूसरा आपका है 6 पोजीशन हो गया 2 पोजीशन, तो ये हो गया मिथाइल। तो अब देखो यहाँ से आप एक बनाओगे तो ये एक बन जाएगा आपका एल्डिहाइड बनेगा ना, ये CHO, इसके बाद यहाँ बनेगा O और ये बनेगा CHO, ठीक है, और ये बनेगा कीटोन और ये आपका होगा। और यहाँ पर जो है ये आप देखो 2 6, तो ये 2 6 डाईमिथाइल 1 6 डाइन ना, तो 6 पोजीशन पे डाइन है आपका, तो ये 2 6 डाईमिथाइल, तो आपका देखो यहाँ पर 2 है ये और ये हो गया 6, तो इसका मतलब है कि ये अगर 6 वाला पोजीशन देखोगे तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी एल्डिहाइड ही बनेगा, ठीक। तो ये कीटोन होगा लेकिन यहाँ पर कीटोन होगा, तो ये कीटोन बन जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। जबकि ये वाला देखो 2 6 डाईमिथाइल हेप्टोन, तो आपका इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट होगा 1 5 डाइन। अब देखो 1 5 में क्या होगा कि 5 पोजीशन मतलब यहाँ पे है आपका 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से कीटोन बन जाएगा, यहाँ से एल्डिहाइड बन जाएगा, ये ऑलरेडी कीटोन बनाएगा और ये आपका एल्डिहाइड बनेगा। तो ये आपकी सारी चीजें सिर्फ सी वाले ऑप्शन में मैच कर रही हैं। क्लियर है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि चूज द स्पीसीज विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, MnCl4 2 माइनस, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पर क्या होगा, x -4 = -2, तो +2 होगा,
+2 मतलब आप जानते हो कि 4s2 3d5 होता है, तो 2 यहाँ से निकलेगा, 5 यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब Cl है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। अब यहाँ निकिल में देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cl है, वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ आयरन देखो प्लस कितना है, +3 में है क्योंकि Cl4 माइनस है, तो यहाँ +3 और वीक फील्ड लिगेंड मतलब +5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन में +2 में है, D7 +2 में वीक फील्ड लिगेंड 1 2 3 4 5 6 7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पहले और तीसरे के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, ये सब जस्ट आपको देखना है कि कौन सा वहाँ पे स्पीसीज प्रेजेंट है। देखो ये पूछा है कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म N2 ऑन द निकिल सोन इन द बिलो। अब ये क्या है, बिहेवियर इज क्या है, देखो हम जानते हैं कि लैगमूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, पहले जो है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, इंक्रीज करता है, फिर ये जो है कांस्टेंट हो जाता है, मतलब जीरो ऑर्डर होता है, मतलब जितने साइट रहते हैं वो साइट पहले धीरे धीरे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू भरते हैं, उसके बाद पूरा कंप्लीटली भर जाते हैं, तो वो सैचुरेट हो जाएगा, मतलब एडजॉर्प्शन अब होगा ही नहीं, एक कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उस लेयर के ऊपर एडजॉर्प्शन शुरू हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन, और ये एक्सप्लेन होता है आपका बेट थ्योरी से। तो ये बेट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है जो कि यहाँ से सैचुरेट होने के बाद फिर से शुरू हो गया, ठीक है। तो ये बेट है आपका, क्लियर है। तो ये मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन होता है। अब देखो फेरोसिन इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ, फेरोसिन क्या कंसिस्ट करता है, तो Fe जो है यहाँ पर C, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है C5H5 माइनस जो है 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं इसके साथ, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो 1 Fe2 प्लस एंड 2 F-eta5C साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन होते हैं, ठीक है। तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है फेरोसिन में, और 2 लिगेंड जो है यूज होते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल के। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जनरेटेड बाय द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ द सॉलिड फास्फोरस पेंटॉक्साइड विद 1 मोल ऑफ वाटर। तो देखो P2O5 अगर 3 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है, 2 मोल H3PO4 बनता है, यही बैलेंस इक्वेशन होता है, ठीक है। तो अगर आप 1 मोल वाटर रिएक्ट कराओगे तो 1 यहाँ से 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 1 मोल से करोगे तो ये 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2/3 होगा, तो ये इसका 2/3 हो जाएगा। क्लियर है, बस आपको रिएक्शन बैलेंस करना था, ठीक। अब देखो यहाँ पे करना है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए गैस फेज रिएक्शन इज 2 एट इतने टेम्परेचर एंड 3 एट इतने टेम्परेचर, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज क्लोज टू। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि किलो कैलोरी पर मोल में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ कौन सा फार्मूला लगाओगे, पहले ये जान लो। तो आपके पास फार्मूला है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फार्मूला, तो ये होता है log ऑफ Kp2, ठीक है, अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R, ठीक है, 1 मीन्स T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2, ठीक है। तो सिंपल आप करोगे तो 1/T1 माइनस 1/T2 होगा। तो ये फार्मूला आपको लगाना है। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 Kp2 दिया है, टेम्परेचर दिया है, डेल्टा H आप इजीली निकाल सकते हो। तो जो आएगा वो जूल में आएगा, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर लेना, उसको किलो कैलोरी में कर देना, तो 1.61 के आसपास आंसर आएगा। मेरा आंसर यही आया। आप एक बार चेक करके कमेंट करके बताओ कितना आंसर आपका मिल रहा है। देखिए जब ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा, जो इजी क्वेश्चन है पहले उनको ढूंढिए। इफ द डेल्टा 0 एंड डेल्टा T रिप्रेजेंट द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ डेल्टा O बाय डेल्टा T। अब ये हम सब जानते हैं कि देखो मैं याद करने का ट्रिक बता देता हूँ कि डेल्टा T बराबर होता है 4/9 ऑफ डेल्टा O। कैसे याद रखता हूँ, देखो 4 टाइम्स डेल्टा O, हमेशा ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसका 4 टाइम्स, और डेल्टा T के 9 टाइम्स के इक्वल होता है। हाँ, तो अब डेल्टा O बाई डेल्टा T करना है तो सिंपल क्या होगा, 9/4 इज इक्वल टू डेल्टा 0 बाई डेल्टा T, तो ये क्या होगा 2.2, ठीक है। तो आपका C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए कि VSEPR ज्योमेट्री विल आइडेंटिकल विद द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री फॉर, किसके आइडेंटिकल होगा? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के। तो देखिए यहाँ पर AlCl3 अगर मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ठीक। बाकी यहाँ देखो एक लोन पेयर है और आपके 4 बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ पे आप देखो तो 2 लोन पेयर हैं और 4 बॉन्ड पेयर हैं आपके। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। तो आपके पास 4 बचे, मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हर जगह पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो अगर आप देखो तो सिर्फ पहला वाला जो केस है यहीं पे बॉन्ड पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो आइडेंटिकल होगी VSEPR ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी में लोन पेयर रिपल्सन काम करेगा, तो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से उसकी ज्योमेट्री जो है प्रिडिक्टेड से चेंज होती है। मतलब जैसे अब मान लो अगर 3 बॉन्ड पेयर है तो अगर वहाँ 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री वही होनी चाहिए, लेकिन वो चेंज हो जाती है क्योंकि उसका रिपल्सन अलग होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन कैन गिव बोथ हाई एंड लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप पूछ रहा है कि कौन सा मेटल जो है दोनों दे सकता है, हाई और लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्रोमियम 3+, अगर क्रोमियम 3+ देखेंगे तो 4s1 3d5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, 2 यहाँ से निकला, मतलब D3 है, हाफ फील्ड है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अभी अगर देखा जाए तो इसके पास 2 d ऑर्बिटल खाली हैं, तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये क्या होगा? D2sp3 हो सकता है, या तो sp3d2 हो सकता है। और अगर Fe2 की बात करें, हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि D6 होगा, ठीक है, D6 होगा। और D6 मतलब देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4 5 6, तो अगर आप D2 की बात करोगे तो ये, अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करोगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे, ठीक है। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, और अगर ये पेयर नहीं करते हैं तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है। जबकि कॉपर 2+ के केस में देखो कि यहाँ पर आपका एक ही इलेक्ट्रॉन वैकेंट होगा, मतलब D9 है ना, D9 मतलब आपको सिर्फ एक d ऑर्बिटल मिलेगा, तो सिर्फ यहाँ पर क्या है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ही पॉसिबल है, ठीक है, D2sp3 नहीं हो सकता, तो ये तो कैंसिल हो गया। टाइटेनियम में मत देखो तो स्कैंडियम टाइटेनियम, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पर टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि टाइटेनियम जो है हमेशा d ऑर्बिटल को फिल करेगा, ठीक है। तो d ऑर्बिटल इसके बहुत ज़्यादा वैकेंट है, 5d ऑर्बिटल अगर देखा जाए तो। तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब D1 सिस्टम रहेगा, ठीक है, 22 होगा। तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये बचेगा तो अब देखो आप ये d ऑर्बिटल के मतलब 4 ऑर्बिटल वैकेंट हैं, तो हमेशा जब भी हाइब्रिडाइजेशन में होगा ये चारों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो आप यहाँ पर है तो 3 ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल मतलब यहाँ पर फ्री हैं, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये हाफ फील्ड जो है ये हाफ फील्ड में स्टेबल होंगे। जबकि यहाँ पर देखो तो अगर आप देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर हाई स्पिन देखो कॉम्प्लेक्स अगर बनाएगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड होंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 रहेगा, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जबकि अगर पेयर हो जाएंगे तो ये दोनों यहाँ आ सकते हैं। तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी आपका बना सकता है, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आयरन 2+ का कॉम्प्लेक्स ही होगा जो कि दोनों बना सकता है। और क्रोमियम की भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, लेकिन क्रोमियम जो है +3 है तो वो हाफ फील्ड है, स्टेबल है, तो उसकी जो है वो अगर हाई स्पिन में देखा जाए तो ठीक है वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, लेकिन अगर लो स्पिन आप देखोगे तो D3 में आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो मेरे ख्याल से आयरन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो ये कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पॉजेज इन्वर्जन सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन किस में मिलता है कि एक ऐसा सेंटर है जहाँ से आप अगर किसी भी साइड जाओ तो आपको सेम मिलेगा, मतलब यहाँ ए कहीं भी आप जाओ तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे PF5 है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है, तो यहाँ इन्वर्जन नहीं मिलेगा। BCl3 है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। SF4 है, सीसॉ स्ट्रक्चर है, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ यही एक कॉम्प्लेक्स है COF6 3- जिसका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, स्ट्रक्चर है, तो ये जो है इन्वर्जन सेंटर शो करेगा, तो C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स Fe3+ इज। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, +3 हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब D5, ठीक है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, म्यू की वैल्यू √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, यही होता है फार्मूला। अब देखो n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 × 5 + 2 7 7 × 5 35 का स्क्वायर रूट लोगे तो लगभग 5.9 के आसपास आएगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ईच मेटल एटम इन द डाइक्लोरो ब्रिज कॉम्प्लेक्स। देखिए रोडियम है कॉम्प्लेक्स, कोहिमा, हाँ रोडियम ये है, तो 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, तो 9 ये हो गए, प्लस देखो Cl आपका ब्रिजिंग में है, तो Cl देखो 1 मिनट मैं बता देता हूँ कि अगर Cl ब्रिजिंग में है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, कैसे देखो ये है आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर, तो ये होगा 9 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद Cl, एक Cl इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो ये 1 देगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको लोन पेयर देगा, मतलब 2 देगा, तो टोटल हो गए 3 9 3 12, अब 12 और ये 4 17, ठीक है, तो एक मेटल के पास 17 होंगे। जबकि अगर यहाँ पे आप काउंट करोगे तो ये Cl इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये Cl यहाँ पे 2 देगा, तो अगर ब्रिजिंग में Cl है तो टोटल वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गैस फेज स्ट्रक्चर ऑफ द HCF6। तो HCF6 का जो है ये करेक्ट जो होता है ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, C3 भी पॉइंट ग्रुप होता है इसमें, ठीक है, C3 भी पॉइंट ग्रुप होता है, तो ये आप ध्यान रखना, इसमें C3 भी पॉइंट ग्रुप होता है, तो इसका C स्ट्रक्चर करेक्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब देखो डाइइन यहाँ पर ट्राइडेंटेड लिगेंड है और ABC क्या है, मोनोडेंटेड है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोबाल्ट है, ये है इसके पास हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। अब N, सपोज ये N और ये N, ये एक फेस में हो गए। इसके बाद N नहीं, A, B और C, ठीक। तो ये देखिए कि यहाँ पर जैसे ये N मैंने अटैच किया, तो यहाँ से N हटा करके मैं अगर इसको सिर्फ प्लेन में कर देता हूँ, ठीक, एक प्लेन में कर देता हूँ, तो A, B और C हो जाएगा। तो इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, एक है फेसियल आइसोमर्स और एक है मेरिडोनल, ठीक है। आप इसका जो है एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बना के आप देखिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन यहाँ से बाइंड किया है, ये यहाँ से किया है, समझ रहे हैं, तो ये पूरा इस तरीके से है, A, B और C नीचे है। अब देखिए यहाँ पर कभी A के जस्ट अपोजिट C है, A के जस्ट अपोजिट B कर सकता हूँ, A और B को जस्ट A और C एक बार अपोजिट है, A और B एक बार अपोजिट है, एक बार BC को अपोजिट कर दूंगा,
तो फेशियल के केस में हमको 3 आइसोमर्स मिलेंगे। अब इसको मेरिडोनल कर दूंगा, मतलब जैसे एन को मैंने पहले यहाँ बनाया था, तो अब मैं इसको यहाँ अटैच कर दूंगा तो वो मेरिडोनल हो जाएगा। तो उस केस में भी 3 हमको पॉसिबिलिटी मिलेंगे। तो 3 यहाँ मिलेंगे, 3 यहाँ मिलेंगे, तो टोटल 6 होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार बना के देखिएगा इसको। Dilute HCl is added to a white salt. Effervescence is observed along with a colorless, odorless gas. Then a white precipitate is also formed which dissolve on heating. The salt is, अब देखिए ये जो प्रेसिपिटेट मिलता है HCl के एडिशन से, इफरवेसेंस आता है, ठीक है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस का, वो कार्बोनेट गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ तो एक बात तो कंफर्म है कि ये कार्बोनेट है, या तो ये है या ये है, ये दोनों नहीं है। ठीक, अब a white precipitate is also formed which dissolve on heating। ठीक है, तो जब आप हीट करोगे तो अगर वो लेड कार्बोनेट है तो वो डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अमोनियम सॉल्ट मिलाना पड़ता है, जबकि जिंक कार्बोनेट जो होता है अगर आप इसको हीट कर दोगे तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस CO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये आपका प्रैक्टिकल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि द बोरेन B8H8 माइनस क्लासिफाइड H। तो आप जानते हैं कि बोरेन जो है BnHN2 माइनस क्लोजो होता है। ठीक है, अब देखो BnHN4 माइनस नीडो होता है। ठीक है, और BnHN6 माइनस आर्केनो होता है, और ये जो है 8 माइनस ये हाइपो होता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, एडिशन ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 टू अ सोल्यूशन ऑफ KMnO4 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्लोजिव आयन विद द फार्मूला। तो ये जो है KMnO4 को कन्वर्ट करता है Mn2O7 में, जो कि एक एक्सप्लोजिव की तरह बिहेव करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये अब एक बार देख लीजिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन ये इतना दिया है, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इतने और इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सिंपल आपको क्या करना है भाई, देखो log ऑफ K2/K1 निकाल लो। ठीक है, अब यहाँ पर EA/R कर दो, हाँ, और 2.303 हो जाएगा। 1/T1 माइनस 1/T2 सिंपल। ठीक है, सब कुछ वैल्यू आप सॉल्व रख दो। ठीक है, K1 और K2 आपको निकालना है, ये रेशियो आप निकाल लोगे K2/K1 का रेशियो, और ये अप्रॉक्सीमेटली मेरा 13 के आसपास आया है। आप इसको सॉल्व करके देखिए कि आपका कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बोथ निकिल साइनाइड एंड जिंक साइनाइड आर डायमैग्नेटिक। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द वैलेंस ऑर्बिटल इन निकिल 2+ एंड जिंक 2+। देखिए निकिल के केस में क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, तो D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये अगर यहाँ से एक पेयर कर देगा तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जबकि अगर जिंक के केस में देखो तो सारे D ऑर्बिटल फिल होंगे, D10 होगा। ठीक है, और S से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो DsP2 और sp3, ये D ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो है बीटा रे, गामा रे नहीं, बीटा रे की इमिशन से मिलता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइस। सो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया है, अब बाकी जो है हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सब लोगों के लिए हैप्पी टीचर्स डे।